भीम, नमो बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों हम जा रहे हैं आज नैनावली बुद्ध लेनी के पास, वहाँ पर कुछ काम करना है या उस रास्ता भी देखकर आज का उसका सिचुएशन क्या है ये भी देखना है और उसकी जानकारी भी लेंगे। तो दोस्तों आज हम बदलापुर से निकले हैं। मेरे साथ लेनी संवर्धक मुकेश यादव सर है और लेनी संवर्धक अनिल यादव सर है। और हम यहाँ से निकले हैं, हम 5 लोग हैं टोटल। और हम आज यहाँ से बदलापुर से निकलकर नैनावली, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो नैनावली सुधागढ़ पाली तहसील है, वहाँ पे ऐतिहासिक प्राचीन बुद्ध लेनी है जिसका नाम नैनावली बुद्ध लेनी है। उसे लोग खड़सामले नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में जानकारी भी लेंगे और इसका आज का सिचुएशन क्या है और इसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम गाड़ी से निकले हैं। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपको खोपोली तक जाना पड़ेगा। खोपोली से आपको बाय प्राइवेट व्हीकल से आप सुधागढ़ पाली से, और सुधागढ़ पाली से आप और प्राइवेट व्हीकल से नैनावली गांव तक जा सकते हैं। या बस का भी और गवर्नमेंट का बसेस भी है, वहाँ से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी हम निकले हैं, हम टोटल 5 लोग हैं। हमारे साथ स्वप्निल सर है जो ड्राइविंग कर रहे हैं और वैभव सोमकर सर है जो फ्रंट पे बैठे हैं। तो टोटल 5 लोग हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट तक बने रहिए और देखिए प्राचीन नैनावली बुद्ध लेनी का इतिहास। दोस्तों फ़िलहाल अभी हम नैनावली गांव में आए हैं और नैनावली गांव से अभी हम निकले हैं नैनावली लेनी के पास। और ये जो रूट मैंने बताया है, अगर इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो आपको नैनावली गांव से नज़दीक ये रास्ता है। अगर आप खड़सामले जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन नैनावली से नज़दीक है। और नैनावली से आप ऊपर वाघमारेवाड़ी नाम का एक आदिवासी पाड़ा है, वहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है अगर बाइक है या कुछ है तो यहाँ से आपको इजीली आप इस लेनी के पास आ सकते हैं। तो अभी हम लेनी का जो मार्ग है, ये लेनी का मार्ग इतना अच्छा नहीं है, उस मार्ग को बनाना पड़ेगा ताकि बारिश की वजह से या साइक्लोन की वजह से जो बहुत ही तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान की वजह से बहुत सारी हानि भी हो चुकी है, बहुत सारे पेड़ इधर उधर पड़े हैं। तो हमें ये रास्ता कर उधर जाना है। तो इसके लिए आज ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे ही प्रकृति के सानिध्य में होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिए और इसकी पूरी जानकारी भी देने की हम कोशिश कर रहे हैं।
तो दोस्तों फ़िलहाल हम नेनावली लेनी के पास पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारा ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर है जो इस प्रकृति के सानिध्य में हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यही सबसे हमारी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है जहाँ पर प्राचीन बौद्ध धर्म की विचारधारा पूरे विश्व में फैली। तो ऐसे मॉन्यूमेंट आज पूरी दुर्लक्षित है, पूरे तरीके से दुर्लक्षित हमें देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करें, क्यों ना हम इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसके बारे में जानकारी पढ़ना है तो हमारे abcprindia.com वेबसाइट पर जाकर जो बुद्धिस्ट लेनी का ऑप्शन है वहाँ पर दुर्लक्षित लेनी के नाम से इस लेनी की इंफॉर्मेशन से आज उस लेनी का वीडियो भी आपको उस इंफॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आइए हमारा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं ऊपर आने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, इस तरीके का माहौल है यहाँ का भी। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं आज का ये सिचुएशन है यहाँ का। और ये जो लेनी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रकृति के सानिध्य में है। और दोस्तों लगभग जब इसको देखने जाएंगे हम तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत ही शांतता है यहाँ पर, और किस पंछी के सिवा और किसी का आवाज़ यहाँ पे होता नहीं है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण लेनी आज हम उसको देखने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज जिस लेनी के ऊपर हम आए हैं उस लेनी का नाम है नेनावली बुद्ध लेनी। इस लेनी को खड़सामले बुद्ध लेनी से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दोनों नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक दोनों गांव के बीच में ये पहाड़ पर ये लेनी है। और इस लेनी का इतिहास में हम देखने जाएंगे तो लगभग 2200 साल पहले, यानी कि 2 ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि ये सबसे पुरानी लेनी हम इस आधार पर इसको देख सकते हैं। और इसलिए ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो सुधागढ़ पाली नाम का तहसील है, इस तहसील में नेनावली नाम का गांव है। इस गांव में ये ऐतिहासिक बुद्ध लेनी है। जैसे कि दोस्तों इस लेनी का इतिहास देखते वक्त हमें ये समझ में आता है कि ये लेनी सातवाहन साम्राज्य में बनी हुई है। जब हम ये लेनी का इतिहास पढ़ते हैं तो लेनी का इतिहास हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ ही शुरू होता है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो पहली लेनी बनाई, ये बिहार की 12 बार बुद्ध गया के पास 12 बार नाम की टेकड़ी है, वहाँ पर ये पहली लेनी बनाई। उसके साथ महाराष्ट्र में अनगिनत लेनियों की निर्मित हुई। तो जैसे कि महाराष्ट्र में पहली लेनी जहाँ पर हम देखने जाते हैं तो जीवधानी लेनी के साथ साथ महाराष्ट्र में भाजे लेनी है, कोंढाने लेनी है, मुंबई में जो अपनी कानेरी बुद्ध लेनी है, इसके साथ साथ पितलखोरा लेनी का भी इसमें हिस्सा है। उसके साथ साथ दोस्तों ये लेनी का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो लेनी है नेनावली नाम की लेनी, ये नेनावली नाम की लेनी का इतिहास सातवाहन साम्राज्य से शुरू होता है। क्योंकि सातवाहन साम्राज्य में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सम्राट आता है, उसके पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही पहले, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समय में महाराष्ट्र में बहुत जगह पर लेनियों की निर्मित भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये श्री सातवाहन के समय के बाद जो सिमुख सातवाहन नाम का सातवाहन सम्राट है, इन्होंने इस लेनी का निर्माण किया हुआ है। तो ये सिमुख सातवाहन के समय में इस लेनी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अभी कोई शिलालेख तो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि पूरी तरीके से ये लेनी भग्न हो चुकी है।
लेनी का जो फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से गिर जाने से इस लेनी की हिस्ट्री पता नहीं चलती है कि यहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। लेकिन जब इस लेनी को पहली बार डिस्कवर करने वाले 1889 में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इनका नाम था रेवरेंट एबंट। तो ये रेवरेंट एबंट इस जगह पर आए थे, तो उन्होंने इस लेनी का पहला जिक्र किया है। इसके पहले जो जेम्स फर्गुसन है या जेम्स बर्जेस है, इन लोगों ने भी लेनी के ऊपर जो उनके द केव्स एंड टेम्पल इन वेस्टर्न इंडिया इस नाम के बुक में बहुत सारे लेनियों की इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन उन्हें ये लेनी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो 1889 में जो रेवरेंट एबंट है, इन्होंने अपनी इस लेनी का जिक्र उनके बुक में किया था। उनके बाद क्योंकि इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी तरीके से नहीं दी है, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन अधूरी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो लेनी है वो शिल्प कला से महत्वपूर्ण ऐसी लेनी है, इसका जिक्र किया, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे शिल्पों का जिक्र किया हुआ है। इनके बाद जो हेनरी कजन नाम का ब्रिटिश अधिकारी है, उन्होंने खड़सामले और ठानाले ये दो लेनी के ऊपर अपना रिसर्च रिपोर्ट दिया है और उसमें उन्होंने इस लेनी की पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। दूसरा हमारा रायगढ़ जिले का जो गैजेट है, वहाँ पर भी इस लेनी का 2 गढ़ों में इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलता है। तो दूसरे गढ़ को ये लोग सांबारगढ़ बोलते हैं, ये बाजू में ही वो लेनी है, और ये जो लेनी है इसे नैनावली लेनी या खड़सामले लेनी से भी उसे जाना जाता है। तो ये जो पाली नाम का तहसील है, इस तहसील में हमें 4 लेनी का समूह देखने को मिलता है। एक है गोमाशी लेनी जो एंटर में हमें देखने को मिलती है, उसके बाद ये नैनावली लेनी, यहाँ से 9 किलोमीटर तक ठानाले नाम की लेनी है, और वहाँ पर ही एक नज़दीक में एक गांव है जिसका नाम है धोनसे गांव। वहाँ पर धोनसे गांव में भी एक चैत्य गृह का निर्माण किया हुआ एक विहार है, और वो लेनी भी वहाँ पर हमें देखते हो। तो 4 लेनी के समूह इस एक तहसील में हमें देखने को मिलते हैं, और कई जगह पे अनगिनत जगह पर छोटे छोटे भिक्खु निवास भी पाए जाते हैं। अभी उसका पूरा रिसर्च भी होना बाकी है। जब हम पूरी तरीके से इस तहसील का रिसर्च करेंगे तभी इसकी और इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब इस लेनी में हम आते हैं तो इस लेनी में लगभग इस लेनी संकुल में 40 से भी ज़्यादा लेनी का संकुल लेनियाँ हैं, लेकिन आज वो पूरी तरीके से पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि लगभग 1889 के बाद जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि जिसे हम भूकंप कहते हैं, उस भूकंप की वजह से इस लेनी का बहुत नुकसान हुआ है, इसको बहुत हानि पहुँची है। तो जैसे जिस लेनी के पास हम आए हैं, अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की प्रयास करेंगे, तो हम इस लेनी को देख सकते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह को चैत्य गृह कहते हैं, और आपके सामने जो चैत्य स्तूप है, ये लगभग स्तूपों का पहला स्वरूप है। जैसे कि स्तूपों का निर्माण करते हैं तो इसे दागोबा कहा जाता है। तो इसी दागोबा को आगे जाकर लोगों ने स्तूपों में कन्वर्ट कर दिया है, और बहुत बड़ा सुंदर तरीके से स्तूपों का निर्माण हुआ। तो ये प्राचीन दागोबा है, लेकिन इसका जो चैत्य गृह का निर्माण है ये आश्वनालाकृति है, और इसका छत जो है इसे गजपृष्ठाकार छत कहा जाता है। तो ये जो गजपृष्ठाकार छत है, ये यहाँ पर बीच में ही लेनी के बीच में ही ये चैत्य गृह का निर्माण किया है। जैसे कि इस लेनी का पूरा ढांचा देखने जाएंगे तो हमें ये नज़र में आता है कि ये लेनी में लगभग ये 18 भिक्खु निवासों का एक महत्वपूर्ण विहार है। लेकिन ये विहार जब हम देखते हैं तो इस विहार में हमें एक नज़र में आता है कि इस विहार में जो भिक्खु निवास है वो, जैसे कि हम बहुत सारे लेनियों में भी देखते हैं, जैसे कि नासिक की जो लेनी है, इस नासिक के लेनी में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठानाले लेनी में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से गांधारपाली लेनी में जाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लेनियों की साम्यता हमें इस लेनी में भी नज़र में आती है, क्योंकि इसी लेनी को सामने रखते हुए अगर उस समय का जो स्ट्रक्चर हम देखने जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि ये जो लेनी है, इस लेनी के आधार पर ही, इसी स्ट्रक्चर पर ही उस समय लेनी का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि इसमें इतना प्रचंड, इतना बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा विहार आज तक कहाँ पर है नहीं। और दूसरी बात, जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें यह नज़र में आता है कि सामने चैत्य गृह का निर्माण किया है, लेकिन ये चैत्य गृह बाद में निर्माण किया हुआ ये भी हमें नज़र में आता है, क्योंकि यहाँ पर भी भिक्खु निवास बनाने की योजना थी, मगर इस जगह पर चैत्य गृह का भी निर्माण होना चाहिए। इसके लिए उस समय लोगों ने चैत्य गृह का निर्माण इस लेनी में किया है। जैसे कि आप जब इस अंदर का पूरा सामने का फसाद देखते हैं तो सामने का फसाद पूरी तरीके से टूटा हुआ है,
फिर भी ये सामने का फसाद टूटने के बावजूद भी इसका जो फ्रंट का जो दरवाज़ा है, जैसे हमें देखने को मिलता है सामने पूरी तरीके से वॉल थी, इसके हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इस लेनी के ऊपर हमें जो वॉल है, दरवाज़ा है, इस दरवाज़ा की हमें यहाँ पर खूबनियाँ देखने को मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस भी पाया जाता है कि यहाँ पर लकड़ी के कुछ अवशेष हो सकते हैं। तो यानी कि ये दरवाज़ा का मेन एंट्रेंस है। तो जैसे इस लेनी के ऊपर हमने आने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो सातवान सम्राट थे, तो ये सातवान सम्राट के 30 सम्राट इस भारत में होकर गए हैं, यानी कि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य भी है। तो इन सातवान सम्राटों ने जो महाराष्ट्र के जगह जगह पर, महाराष्ट्र के उन सह्याद्री के पहाड़ों पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस लेनी का निर्माण किया है। तो असल में लेनी का जो निर्माण होता है या लेनी का जो निर्माण हुआ है वो बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के समय, वर्षावास के कारण बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह मिले, इसके लिए इस लेनी का निर्माण किया। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लेनियों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए हुआ है। बाद में जब परिवर्तन आया तो बाद में लोगों ने इसे जैन में या हिंदू वैदिक या ब्राह्मणिकल लेनियों में इसका परिवर्तन किया, लेकिन लेनियाँ खास तौर पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही निर्माण हो चुकी है। तो जब हम इस लेनी का हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या आता है, हमारे सामने क्या आते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट आते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद हमारे सामने कौन आते हैं, तो महाराष्ट्र का आद्यनाथ राजवंश, जिसे महाराष्ट्र का सबसे पहला महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है, जिससे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल या राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। तो यही सातवानों के 30 सम्राट लगभग 450 यानी कुल मिलाकर 450 साल यहाँ पर राज किया है। तो 450 सालों में इनके 30 सम्राट होकर गए हैं और इन तीनों 30 सम्राटों ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए या बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने इस भव्य दिव्य लेनियों का निर्माण किया है। और जैसे कि हम देखते हैं कि ये सातवान लोग खुद को नागवंशी समझते थे, तो इस नागवंशी लोगों का इतिहास हमें इस लेनी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक लेनी में हमें उनके शिल्पों का आधार लेकर हमें यह देखने को मिलता है कि वो जो सातवान सम्राट थे वो खुद को नागवंशी है ये दिखाने की कोशिश करते थे कि या उनके शिल्प में या उनके जो कॉइन्स थे इनमें भी हमें वो झलक उनकी देखने को मिलती है। तो इन्हीं सातवान राजाओं ने महाराष्ट्र में अपने जो अधिकारी रहते थे उन अधिकारियों को इस लेनी का निर्माण करने के लिए बोला है और उन्होंने इसका निर्माण किया है। जब लेनी का निर्माण करना शुरू हो गया तो जितने सारे धनी व्यापारी थे या धनी लोग थे उन्होंने इस लेनी का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें आम पब्लिक से लेके या आम लोगों से लेके राजा रजवाड़े तक इन लोगों ने इस लेनी का निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो ये सवाल मन में आता है कि इन लोगों ने इतना सब कुछ देने की वजह क्या थी, क्यों इतना सब कुछ इस लेनी को दान देने, इस लेनियाँ बनाने में मेहनत किया, पैसा खर्च किया। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षा। तो ये जो तथागत बुद्ध की शिक्षा थी ये शिक्षा ही मानव को दुखों से मुक्त करने वाली थी। तो हमें दुखों से मुक्त करने का मार्ग मिल रहा है तो वहाँ पर लोगों के मन में ये भावना या कृतज्ञता का भाव जागता है और वो ये कहते हैं कि मुझे मिला है इसी तरह के अन्य लोगों को भी मिले। इसलिए उन्होंने ये दान पारमिता पूरी करने के लिए अपने ज़रूरत से ज़्यादा जो धन अपने पास है उसका धम्मदान इस लेनी के पास दिया है या भिक्षु संघ को दिया है। अभी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब उस समय लोगों का आर्थिक स्तर बहुत ही ऊंचा था, यानी कि बहुत सारा आर्थिक समानता भी वहाँ पर पाई जाती थी। तो ये सब क्यों हो रहा था, तो इसकी वजह ये थी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में जितनी ज़रूरत है उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए और जिसकी ज़रूरत नहीं है उतने जो ज़्यादा धन है उसको दान करना चाहिए। तो उन लोगों ने भिक्षु संघ को दान दिया है और भिक्षु संघ को जो दान दिया है वो है कायम स्वरूपी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरह से उन्हें डोनेशन दिए गए हैं। तो अभी ये फिक्स डिपॉजिट अगर किसी काम पे नहीं लगे या किसको दिए नहीं तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। आज भी हम बैंक में बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो वही फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ पैसा किसी को कर्ज के आधार पर किसी को दिया जाता है और उसमें जो इंटरेस्ट आता है वही इंटरेस्ट के आधार पर हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर उस समय से चल रहा है। तो ये भिक्षुओं के पास जो पैसा आता था वो लोगों को बिजनेस करने के लिए, यानी कि अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए वो निधि देते थे। तो जो सामान्य लोग भी हैं वो भी किसी न किसी व्यवसाय में
शामिल होता था, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा, ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो वो लोग भी डोनेशन देने लगे। तो जिनके पास, जिनका आर्थिक स्तर नीचे है, तो उस समय इस तरीके से उन्हें पैसा देकर खड़ा किया जाता था, और उनसे वो खड़ा करने के बाद उनको उस तरीके से इंटरेस्ट भी भिक्षु संघों को मिलता था। तो ये सब चीज़ें उस समय होती थी, इसीलिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़े हुए, इतने सारे बुद्ध लेनियों का निर्माण हुआ। आज जब हम ये सारा इतिहास देखते हैं, तो आज हम जिस लेनियों को देखने के बाद हमें उस वैभवशाली परंपरा का इतिहास हमारे यहाँ जागृत हो जाता है। तो क्यों ना हम इस जागृत हुए इतिहास को फिर से दोहराएं, तभी तो एक नया इतिहास बनेगा। और ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ये लोगों के जन जन में, लोगों के कण कण में पहुँचे, और लोग इस शिक्षा का ग्रहण करके अपने जो नीचे हिस्से पर लोग हैं उनके अपने बराबर के हिस्से पर लेके आएंगे, तभी तो हमारा भारत आगे जा सकता है, तभी तो हमारी पीढ़ी आगे जा सकती है। और इसका मार्ग एक ही है, वो तथागत भगवान बुद्ध का है। तो यही इस लेनी के आधार पर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो नेनावली लेनी का इतिहास पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि लगभग 40 लेनियों में कुल में ये जो 40 लेनियाँ, इसमें बहुत सारे भिक्षु निवास हैं, और इस भिक्षु निवासों की संख्या देखते हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कितना बड़ा विराट भिक्षु संघ रहता होगा। तो यहाँ पे लगभग कुल मिलाकर 70 से ज़्यादा भिक्षु निवास हमें पाए जाते हैं। तो इतने सारे भिक्षु निवासों की व्यवस्था क्यों की गई होगी? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मार्ग पर है। ये लेनी नागोटने बंदर से मावल जाने का जो बोरघाट है, इस बोरघाट के ऊपर ही इस लेनी का निर्माण किया गया है, क्योंकि यहाँ से ही हम मावल से जुन्नर में जा सकते हैं, और जुन्नर से हम प्रतिष्ठान के लिए, यानी कि आज के जो पैठन है, यहाँ का जाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। तो ये नागोटने बंदर से जब यहाँ पर आते थे, तो लोगों को यहाँ पर 2 लेनियों का निर्माण देखने को मिलता है महत्वपूर्ण। एक ठानाले बुद्ध लेनी है, और दूसरा जो लेनी है वो नेनावली बुद्ध लेनी है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण लेनी का निर्माण इस हमें पूरे एरिया में देखने को मिलता है, जो इतनी बड़ी संख्या में है। दूसरी बार जब हम ठानाले में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे लेनियों का निर्माण मिलता है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो परिसर है, यानी कि यहाँ का जो एरिया है, वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांत है, और यहाँ पे किसी भी इंसान की बाजू में जो गांव है, उनके गांव का भी आवाज़ यहाँ पर आता नहीं, इतनी बहुत ही गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण लेनी आज पूरी तरीके से भग्न पड़ी है। तो दोस्तों, जब ये इतिहास पढ़ने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो इसका संवर्धन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज हम इस लेनी को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इतनी सारी वैभवशाली परंपरा होने के बावजूद भी आज ये पूरी तरीके से भग्न होकर पड़ी हुई है। तो मैं जाते जाते आपको यही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये सारे वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, इस लेनी को बचाने के लिए, इस लेनी का महत्वपूर्ण हिस्सा बचाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही अहम महत्वपूर्ण होगा। अगर दोस्तों ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों आपको ये पता चले कि ये हमारा सच्चा इतिहास है, ये हमारा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए हम ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप इस कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए हमारे साथ हमारा सहयोग दे सकते हैं। हमारा ABCPR जो प्राचीन बुद्ध लेनी संवर्धन और संशोधन नाम की जो टीम है, इस टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। www.india.com इस वेबसाइट पर जाकर इस टीम को ज्वाइन होने के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं और इस टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, इस मूवमेंट को आगे जाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे लेकर जाने के लिए आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं, और इस सहयोग के लिए आपको अपना समय देना है तो समय दे सकते हैं, और जो लोग समय दे रहे हैं उनके लिए आप आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं, ताकि हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है, इससे हमारी एक प्रगत पीढ़ी हमें बनानी है, तो हमें इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण काम है और इस काम के लिए आप ज़रूर योगदान दीजिए। तो इस वीडियो के बाद, ये जो वीडियो देखने के बाद जितने सारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो उस माध्यम से हम लोगों के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलें। और जो लोगों को आज तक हमारा इतिहास पता नहीं है, उस लोगों को इतिहास की जानकारी देने की भी ज़रूर कोशिश कर लीजिए। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से जो लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर लीजिए, इसे
सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को हमारा इतिहास पता चले, हमारे इतनी सारी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है उसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह की नई जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।